सो हे एवरीवन, कैसे हो आप। हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एफिली मेंबर का एपिसोड नंबर 337। और अगर आपने पिछला एपिसोड लास्ट तक देखा था तो समझ ही चुके होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। फिर इससे पहले हम आगे बढ़े, ये सोचना उनके लिए चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं कमेंट्स अब तक 10 आ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता आ रहा था। लेकिन जब फिर से मोहन कुमार ने कल कमेंट किया तो उससे फाइनली आपको कमेंट सेक्शन में हेल गार्डन की ऑफिशियल यूपीआई आईडी पिन मिलेगी। आप डेफिनेटली वहाँ पे अपना अप्रिशिएशन शो कर सकते हो। ऑनेस्टली तुम्हारे भाई के लिए काफी ऑकवर्ड चीज है, लेकिन कुछ और क्रिएटर्स और व्यूअर से कंसल्ट करने के बाद मेरे अंदर की झिझक भी थोड़ी कम हो चुकी है। मोस्टली ऑप्शन उनके लिए है जो सुपर थैंक्स या फिर और फीचर्स का यूज करते हैं। एक्चुअली में आप जो भी हमें डोनेट करते हो उसका यूट्यूब ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40% रख लेता है। सो आई गेस ऐसे सपोर्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब चलो हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हमें बताइए कि पिछले एपिसोड के लास्ट में वो चिंगन पवेलियन का पवेलियन मास्टर चिन्यांकन जियान से डर के भाग चुका होता है और जियान बेहोश होकर हवा से नीचे गिरने लगा था। अब आगे का सीन, जब उसकी बॉडी नीचे आ रही थी, फाइनली सोल्जर लॉर्ड अवेकन होते हैं। वो जियान को शाबाशी देते हैं। सोल्जर लॉर्ड कहते हैं लड़का सच में करेजियस है। इसने घोस्ट फेस सोल फ्लेम, अपनी सोल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ को उस घोस्ट पीपल में कंबाइन किया। ऐसा साहस सच में नॉर्मल नहीं है। वो आई ऑफ गेज एक सोल इंटरफेरेंस टाइप की स्किल थी, लेकिन इसके लिए भी लेट स्टेज फोर्स दूषण जैसे पावर हाउस को इस तरीके से जोड़ के रख देना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब जियान ने अपनी घोस्ट फेस सोल फ्लेम और अपनी सोल पावर को फ्यूज किया तो उसमें एक म्यूटेशन पैदा हुई। अभी उसकी टेक्निक बस सोल को चोट नहीं पहुंचा सकती है, बल्कि अपोनेंट की बॉडी में भी कई भयानक परेशानियां खड़ी कर सकती है। सोल्जर लॉर्ड अपनी पावर से धीरे धीरे जियान की बॉडी के डैमेज को अपने कंट्रोल में लाते हैं। आखिरकार वो नहीं चाहते थे कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनके डिसेबल का फ्यूचर पोटेंशियल कम हो। वो खुद से बोलते हैं काश तुम पहली बार में सफल न होते हैं तो मैं तुम्हें इसके ऊपर और भी अच्छा गाइडेंस दे सकता था। इसी मोमेंट में वन हो सेकी सेकंड एल्डर नीचे आ रहे जियान को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं लॉर्ड जियान। उनकी आंखों में जियान एक हीरो बन चुका था, चाहे भले इसकी कल्टिवेशन लेट से 3 स्टार दूषण की क्यों ना हो, उसे रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। सेकंड एल्डर बोलते हैं जाओ लॉर्ड जियान को केव के अंदर ले जाओ और उनकी अच्छे से केयर करना, बाकी के सब लोग मेरे साथ चलो, हमें इस क्रिस्टल विन की सिचुएशन अच्छे से समझनी होगी और थर्ड एल्डर को भी सर्च करना होगा। वो पहले से सेंस कर चुके थे कि जियान को कोई बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंची है, वो बस ज्यादा थकने की वजह से बेहोश हो गया है। कुछ समय की बात की बात है जब थर्ड एल्डर की टीम इस क्रिस्टल वेन के अंदर पहुंचती है। वो बोलते हैं सेकंड एल्डर क्या हुआ, क्या आप ठीक हो। सेकंड एल्डर की आवाज थकावट से भरी होती है। वो साय करके बोलते हैं लॉर्ड जियान फिलहाल अनकॉन्शियस है, अगर ये टाइम पे अपीयर न होती तो शायद मुझे सेल्फ डेटोनेट करना पड़ता। खासकर उन्हीं की वजह से चिंगन पवेलियन का पवेलियन मास्टर डर के भागा है। ये सुन के थर्ड एल्डर नोट करके बोलते हैं मैं इसके बारे में सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। लगता है स्पिरिचुअल एकेडमी सच में इस बार हमारे लिए बहुत शानदार मैनेजर भेजा है। लगता है फाइनली हमारा वानो सेक रिवाइव हो पाएगा। वो कहते हैं जब बाकी सभी गार्ड्स अपनी ड्यूटी पे जाओ, हमें इस क्रिस्टल वेन को हर हालत में प्रोटेक्ट करना होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो तुरंत रिपोर्ट करना। सीन चेंज हुआ था, हम फोकस करते हैं चिंगन पवेलियन के लोगों के ऊपर जो कि किसी और गुफा में अपीयर हुए थे। इनमें से चिंगन बोलता है पवेलियन मास्टर आखिर लड़का जियान है कौन। ऐसा लगता है हमारे सारे डिसाइपल्स पागल हो चुके हो, जैसे किसी ने उनकी सोल छीन ली है। अभी उस चिंगन के चेहरे बहुत हार्ड एक्सप्रेशंस थे। वो बोलते ये जियान सच में नॉर्मल नहीं है, खासकर उसकी वो आखिरी टेक्निक वो एक भयंकर सोलर अटैक था। मुझे लगता है आगे खड़े होने वाले डिसाइपल्स अब मेंटली डेड हो चुके हैं, ये रिकवर नहीं कर सकते हैं। चलो हम वापस चलते हैं, अभी जल्दबाजी में कुछ भी करना बहुत गलत होगा। ऑफ कोर्स जियान की वजह से हमने जो खोया है हम उसका बदला लेके ही रहेंगे। इस गंदी डिफीट के बाद चिंगन पवेलियन की आंखों में जियान और वानु सेक इनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन चुके होते हैं। वो पवेलियन मास्टर चिन्यांकन कभी सोच भी नहीं सकता था कि बस एक लेट से 3 स्टार दूषण लेवल का लड़का उसके जैसे लेट से 4 स्टार दो मॉडल को ऐसी हालत में लाके खड़ा कर देगा। सब में धीरे धीरे गुजरता है। अभी वन हो सेक की उस क्रिस्टल विन में पहली ऐसी शांति लौट आई थी और जियान के द्वारा चिंगन की हार की खबर पूरे सेंट्रल टेरिटरी में तेजी से फैलती है। वो लोग जिन्होंने क्रिस्टल विन पे अपनी नजरें गड़ा के रखी थी वो भी थोड़ा सा झिझकने लगते हैं। सीन दिखाया जाता है उस एरिया का जहाँ पे जियान चुपचाप से लेटा हुआ था। यहाँ की दीवारों पे लाल रंग के क्रिस्टल्स गड़े होते हैं। ये कुछ समय के बाद की बात है जब उसकी उंगलियां हिलती हैं। फिर जियान अपनी आंखें खोलता है, उफ करके बोलता है लगता है लास्ट मोमेंट में मैंने काफी बड़ा गैम्बल खेला। अगर मास्टर ने स्टेबलाइज करने में मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी। जब सेकंड और थर्ड एल्डर जियान को जागते हुए देखते हैं दोनों साथ में खड़े होकर बोलते हैं लॉर्ड जियान। जियान चिंगन पवेलियन के बारे में पूछता है। सेकंड एल्डर बताते हैं आपके उस आखिरी अटैक से डर के वो सब यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। इनमें से कई 3 स्टार दूषण तो बेहोश भी हो चुके हैं और एक खबर पूरी सेंट्रल टेरिटरी में फैल गई है। जियान पूछता है और क्रिस्टल विन की सिचुएशन। थर्ड एल्डर बताते हैं लॉर्ड इस बैटल में हमारे कई डिसाइपल्स की जान गई है, लेकिन इस विन को कोई नुकसान
नुकसान नहीं हुआ, और तो और आपकी बढ़ती हुई रेपुटेशन की वजह से नए नए डिसाइपल्स भी हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये कह के थर्ड एल्डर हंसने लगे थे, लेकिन जियान के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं। जियान बोलता जिन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया उन्हें रिस्पेक्ट के साथ दफनाया जाए, और जो नए डिसाइपल्स हमें शामिल होना चाहते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। दोनों एल्डर बोलते हैं यस लॉर्ड। जियान कहता है ठीक है, मुझे आराम करना है। मैं जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता हूँ मेरे एसेसिट्री के पास जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। फिर वो खुद से बोलते हैं पीपल टेक्निक और घोसली फ्लेम का कॉम्बिनेशन, साथ में मेंटल स्ट्रेंथ। हालांकि कॉम्बिनेशन बहुत टेरिफाइंग है, लेकिन इससे मुझे खतरनाक बैकलैश भी पहुंची है। वेल्डर्स को बाहर भेजने के बाद अपनी आंखें बंद करके जोरों शोरों से रिकवरी पे लग जाता है। ये सैंडियो टेरिटरी एक मिस्टीरियस प्लेस था जहाँ बहुत सारे पावरफुल सेक्ट्स और क्लैंस रहते थे, लेकिन अभी सैंडियो टेरिटरी में एक अजीब सी हलचल होती है, और उसका रीजन था एसेसिएटरी। लोग इस चीज को एकदम सीक्रेट समझते थे। आखिरकार एसेसिएटरी की पावर का किसी को अंदाजा भी नहीं होता। अगर कोई इसके अंदर जा सकता है तो फिर बाहर आने वाला कल्टिवेटर कोई और होगा, उसकी पावर सेम नहीं रहेंगी। अभी सैंडियो टेरिटरी के साइड सेक्स में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। आखिरकार अपनी किस्मत को कौन नहीं आजमाना चाहता। ये सब जानते थे कि अगर एसेसिएटरी से कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है तो चारों ग्रेट एकेडमीज में से किसी के डिसाइपल बन सकते हैं। हम फोकस करते हैं टियानफेंग पवेलियन के ऊपर। अभी लगता है टियानफेंग पवेलियन के पवेलियन मास्टर और स्पिरिचुअल एकेडमी से आए उस मैनेजर के बीच में काफी इंटेंस कन्वर्सेशन चल रही होती है। वो पवेलियन मास्टर बोलता है माय लॉर्ड, लगता है इस बार कुछ गड़बड़ है। वो यांगची जिसका चेहरा कोल्ड था वो कहता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एसेसिएटरी में जैसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है उन्हें मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन पवेलियन मास्टर इसका विरोध करता है। वो कहता है लेकिन माय लॉर्ड, हाल ही में हमारे और वानु सेक्ट की दुश्मनी और भी गहरी हो चुकी है। हालांकि वो हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर हमें एसेसिएटरी के पास टॉप एक्सपर्ट्स को लेके जाना पड़ा तो हमारे सेक्ट पे हमला कर सकते हैं और तब सिचुएशन खतरनाक हो जाएगी। यांगशी काम आवाज में कहता है डोंट वरी, मुझे मिली जानकारी के हिसाब से वन हुओ सेक्ट अपने एक्सपर्ट्स को पहले ही भेज चुका है। ये खुद डरे होंगे कि हम इनके ऊपर हमला न कर दें। खासकर हमें अगर एसेसिएटरी का वो चांस मिल जाता है तो फिर ये वन हुओ सेक्ट ही नहीं बल्कि पूरी सेंट्रल टेरिटरी में टियानफेंग पवेलियन को चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। अभी उस पवेलियन मास्टर के चेहरे पे गहरी चिंता की लाइंस होती हैं, लेकिन वो इस मैनेजर से डिसएग्री भी नहीं कर सकता था। यांगची स्माइल करता है। वो बोलता है अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। टियानफेंग पवेलियन में लगभग 30% कल्टिवेटर्स को लेके वो एसेसिएटरी की तरफ जाने की तैयारी करता है। इस जर्नी का गोल सिर्फ एसेसिएटरी नहीं था बल्कि शाओगी और जियान को खत्म करना भी होता है। लेकिन वो जानता नहीं था कि वानु सेक्ट से जो खबर आई है कि वो अपनी फोर्सेस को एसेसिएटरी की तरफ भेज चुके हैं, ये बस एक चाल थी। सीन दिखाया जाता है चिंगन पवेलियन के अंदर। वे हमें कमरे में चिंगयांग, चिंगफेंग और पवेलियन मास्टर चिंगयंगन को बैठते हुए देखते हैं। चिंगयांग पूछते हैं लॉर्ड, एसेसिएटरी अपीयर हो चुका है, क्या हमें चलना चाहिए? हम पहले ही जानते हैं कि चिंगफेंग जियान से बुरी तरीके से हार चुका था और अभी उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। खासकर पवेलियन के कई डिसाइपल पागलपन की अवस्था में होते हैं। चिंगयंगन कोल्ड आवाज में कहता है नहीं, हम नहीं जाएंगे। एसेसिएटरी की वैल्यू अपनी जगह है, लेकिन जो घाव में वानु सेक्ट से मिले हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही वानु सेक्ट के पावरफुल एक्सपर्ट्स बाहर निकलते हैं हम उनके सेक्ट पर सीधा अटैक करने वाले हैं। फाइनली हमारा फोकस जाता है लिंग्यू मैंशन की तरफ, जो कि ऑफ कोर्स अर्थ एकेडमी की बात है। वो लिंग्यू जो कि अपने शांत कोर्टयार्ड में बैठा होता है, अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है 4 स्टार दोशियान परफेक्शन और 5 स्टार दोशियान दूर नहीं है। लेकिन ये सुनने में काफी अजीब बात है कि चिंगन पवेलियन का मास्टर भी जियान जैसे लेट से 3 स्टार दोशियान से हार गया। डैम इट, मैंने उसे पहले ही कहा था कि जियान को हल्के मत लेना। ये बोलती साए 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी से एक पावरफुल इवल ऑरा इरप्ट होता है। वो कहता है उसके पास होली फ्लेम्स हैं और भी कई मिस्टीरियस टेक्निक्स। ये लड़का किसी अर्ली स्टेज 4 स्टार दोशियान को बड़ी आसानी से चुनौती दे सकता है, लेकिन हम वो चाहे कितना भी उछल कूद कर ले वो मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। मैं इस बार एसेसिएटरी की जर्नी पे वानु सेक्ट को तबाह कर दूंगा, खासकर जियान और उसका भाई शाओगी। मैं इन दोनों की जान के साथ साथ वो होली फ्लेम भी हासिल करूंगा। इतना कह के वो तेजी से हंसने लगता है। खैर एक्साइटमेंट सिचुएशन पूरी सेंट्रल टेरिटरी में थी। हर एक सेक्ट अपने एक्सपर्ट्स को तैयार कर रहा था और ये सब बढ़ते हैं एसेसिएटरी की तरफ। चलो हम थोड़ा सा जानते हैं सेंट्रल टेरिटरी की टॉप फोर्सेस के बारे में। इनमें से एक होता है सोल क्यू, जो बस सोल कल्टीवेशन में फोकस करते थे, और इनका लीडर सोंग लैंगफेंग, ये मिड स्टेज 4 स्टार दोशियान और एक इमोर्टल लेवल की सोल को प्रेस करने वाला। फिर आता है म्यूटियोर सेक्ट, जिसका लीडर हु टियानियोन एक क्रूअल वॉरियर होता है और ये इस्तेमाल करता था बड़े बड़े हथौड़ों का। फिर आता है बिंग हुओ सेक्ट, जिसका लीडर होता है कोंगवेन, ये एक साथ में आइस और फायर एट्रीब्यूट को पोजेस करता था। फिर ब्लड फ्लेम केव, जिसकी डिसेबल चिंग ज़ुविन और लिंगव्यू एक अजीब सी फाइटिंग पावर को रखते हैं। वैसे इनका एट्रीब्यूट होता है फायर एलिमेंट। ये चारों टेरिटरी के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक थे। ऑफ कोर्स इनके अलावा
अलावा भी कई और सेक्ट होते हैं, लेकिन ये सब कमजोर लगते थे। हम फोकस करते हैं सोल वैली के ऊपर, जो कि सेंट्रल टेरिटरी के सेंटर में बसा एक सुनसान सा सेक्ट था, लेकिन असेसिया ट्री की वजह से अब काफी लाइवली हो चुका होता है। इस वैली के बीच की जगह थी, उसे एक पिंक हैलो ने घेर रखा था, और इस गुलाबी रोशनी के अंदर मौजूद होती है असेसिया ट्री की मिस्टीरियस पावर, जो सोल बीस्ट की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा सकती है। अब ये एरिया बहुत खतरनाक हो चुका होता है। यहाँ एक 4 स्टार दुष्यंत भी ये नहीं कह सकता कि वो सरवाइव कर ही पाएगा। सोल वैली के बाहर एक टेम्परेरी बाजार लगता था, जिसे हम जीरो आवर मार्केट कह सकते हैं। यहाँ मौजूद होते हैं कई आर्टिस्ट और खतरनाक कल्टिवेटर्स, जो वैली के अंदर से रेयर मटेरियल्स को लाते हैं और इन्हें काफी ऊंचे दामों पे बेचा जाता है। ऑफ कोर्स अगर इन्हें पता होता कि इन चीजों का असली यूज क्या है, तो इन्हें बेचने की हिमाकत कभी नहीं करते। एक्चुअली में असेसिया ट्री की बैटल यहीं से शुरू होने वाली थी। जियान लिंग, सोलचू, मीटरोड सेक्ट और ब्लड फ्लेम सेक्ट, इन सब की अपनी अपनी एम्बिशंस होती हैं, और इनका टारगेट होता है बस एक। जब हम इस मार्केट के अंदर ध्यान देते हैं, लोग अपनी जड़ी बूटियों को चिल्ला चिल्ला के बेच रहे थे। कोई कहता है इसे मिस मत करो, असेसिया लिक्विड जिसे कहा जाता है कि लोगों को मरने के बाद भी जिंदा कर सकती है, तो कोई धाड़ के बोलता है नेदर स्टोन हमें बहुत ही एफर्ट्स के बाद हासिल हुआ है, इसलिए आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। खैर, जीरो आवर मार्केट में ऐसी ललचाने वाली बातें हर जगह से सुनाई दे रही होती हैं। अभी यह मार्केट की एज पे चुपचाप से खड़ा होता है, उसकी नजरें कंटिन्यूअसली कई अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सेंस करती हैं। वो कहता है ये लोग असेसिया ट्री के नाम पे सच में खूब पैसा छाप रहे हैं। इन सब के आइटम्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। सोल वैली के किनारे पे एक बहुत खास जगह होती है, और इस जीरो आवर मार्केट उसे काफी करीब था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो असेसिया पावर यहाँ तक फैलती थी, लेकिन तभी जीरो आवर मार्केट के अंदर किसी को अफेक्ट नहीं कर पाती है। ये कुछ ऐसा था जैसे इस जगह को एक पावरफुल बैरियर ने ढक रखा हो। कई कल्टिवेटर्स अपने कैंप और स्टॉल्स बना रहे थे। ऐसी बात नहीं थी कि बाजार में बेशकीमती चीजें न हो, लेकिन इन्हें धूल ने ढक रखा था। क्या असली है और क्या नकली, इसके बारे में जानने के लिए काफी अच्छा लक और अनुभव चाहिए होता है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब जियान की नजरें एक स्टॉल की स्टेज पे रखे आइटम पे जाती हैं। वो खुद से बोलते हैं हाँ, फिनिक्स फायर ग्रास। लगता है स्टॉल का ओनर काफी फ्रस्ट्रेटेड था। वो जियान को रुकते हुए देख बोलता है सुन लड़के, अगर तेरे पास मोटा पैसा नहीं है तो तुझे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। खैर, जियान इसे पूरी तरीके से इग्नोर मारता है। अभी उसकी नजरें बस टिकी हुई थी उस घास के ऊपर। इस चीज में से गोल्डन ग्लो बाहर आ रहा था, और इसकी 4 पत्तियां होती हैं, जिनमें से जियान को एक मिस्टीरियस 4 साइंस होती हैं। कंफर्म करता है सच में फायर फिनिक्स ग्रास है, एक ऐसी रेयर इमोर्टल हर्ब जो फिनिक्स के ब्लड से पैदा होती है। जियान भाई उठा के बोलते सीनियर आप इसे कितने में बेच रहे हो? लगता है स्टॉल ओनर को इस आइटम की असली पहचान नहीं होती है। वो कहता है 10 मिलियन। वैसे मुझे पता नहीं है कि चीज क्या है, लेकिन इसकी कीमत को मैं भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के जियान सरप्राइज्ड आवाज में कहता है 10 मिलियन? सीनियर, मैं इस चीज को एक ही बार में पहचान गया हूँ, और इसके मैं 1 मिलियन दे सकता हूँ। अभी वो अपने चेहरे पे थोड़ा सा लालच भी दिखाता है। उसके एक्सप्रेशन को देख के स्टॉल ओनर बोलता है हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं इस चीज को सोल वैली के अंदर से अपनी जान हथेली पे रख के लाया हूँ, इसलिए इसकी कीमत कम नहीं करी जा सकती। ये सुन के जियान अपने कंधे फैला के बोलता है तो जाने दो, चलो मैं कुछ और ढूंढता हूँ। वो जस्ट पीछे मुड़ा ही होता है। ये देखिए वो दुकानदार अपने सिर को ला के बोलते अरे रुको रुको, एक ऐसे तुम 1 मिलियन में ले जाओ। जियान अपने क्रिस्टल कार्ड को निकालता है। उसकी नजरें स्टॉल के कोने पे रखी कुछ सूखी पत्तियों के ऊपर जाती हैं। वो अपने हाथ को रोके बोलता है ये क्या चीज है? ही सीनियर, क्या आप इन पत्तियों को मुझे बोनस में नहीं दे सकते? वो दुकानदार जियान की बात को सुनकर तुरंत ही अलर्ट हो गया था। वो बोलता है नहीं, पत्ते बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। 1 मिलियन गोल्ड कॉइंस बस इस फिनिक्स ग्रास के लिए। अगर तुम्हें लीफ चाहिए तो मुझे देने होंगे 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस। ये सुन के जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। 100 मिलियन, तुरंत ही उसकी सोल पावर फैलती है। जब वो ध्यान से उस डल सी देखने वाली पत्ती को सेंस करता है, उसे एक अजीब सा रेजोनेंस फील हुआ था। जियान को ऐसा फील होता है कि ये चीज उस असेसिया ट्री के कोर से जुड़ी हुई है। वो दुकानदार बताता है बच्चे, मैं नहीं जानता हूँ कि इन पत्तों को कैसे यूज किया जाएगा, लेकिन जब इसे मैंने सोल वैली के पिंक हैलो के अंदर देखा था, तब मुझे इनके अंदर से ऐसी पावरफुल प्रेजेंस फील हुई थी कि उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ गया होता। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस चीज की वैल्यू करोड़ों में है। जियान फिर से ट्राई मारता सीनियर, 100 मिलियन तो कुछ ज्यादा ही है। आप भी जानते हो कि एक गैम्बल है, आखिर कौन बता सकता है कि मेरे काम भी आएगा या फिर नहीं। अभी जियान ने अपनी बात पूरी भी नहीं करी होती, तभी एक कमांडिंग आवाज बोलती है मैं इसे 100 मिलियन में खरीदती हूँ। हम जियान के पीछे एक फीमेल को अपीयर होते हुए देखते हैं, जिसने काफी कलरफुल कपड़े पहन रखे थे। ये थी सोंग लैंगफेंग, और उसके हाथ में होता है क्रिस्टल कार्ड। जियान इस लड़की को देख के आंखें नैरो करके बोलता है तो ये सोल टावर की जीनियस है, मिड स्टेज 4 स्टार दुशियान और इमोर्टल लेवल की सोल। जैसी लड़की अपीयर हुई थी, बाजार में जैसे सनसनी फैल गई हो। अब लगता है स्टॉल ओनर को भी मौका मिल गया था। वो हंस के बोलते हाँ, बताओ यंग मैन, अगर तुम इसकी कीमत और नहीं बढ़ा सकते तो मैं इन सूखे पत्तों को दे
दूंगा इस लड़की को। जियान भी सहाय करके बोलता है जाने दो। फिर वो अपनी फायर फिनिक्स ग्रास को लेके यहाँ से निकल पड़ा था। बात ऐसी थी कि जियान की जेब में 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस तो थे नहीं और उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड भी नहीं था जिसे सोंग लांगफेंग के होश उड़ा दे। वो दुकानदार उन पत्तियों के कपड़े में लपेट के उस लड़की को देते हुए बोलता है मिस ये रही वो लीफ, लेकिन याद रखना ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इनका सेसेट्री से जरूर कोई कनेक्शन रहा होगा। सोंग लांगफेंग पत्तों को ध्यान से देखती है। फिर उसकी नजरें जाती हैं जाते हुए जियान के ऊपर, जो कि अब 0 आवर मार्केट से सोल वैली की तरफ बढ़ चुका था। वो आंखें नैरो करके बोलती तो ये वो जियान है, वानु सेक का मैनेजर, और जिसने उस चिनियंगन को भी हराया है। हालांकि सुनने में काफी शॉकिंग लगता है, लेकिन सोंग लांगफेंग इन चीजों को खुद कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए वो भी एसेसिटी की तरफ बढ़ जाती है। अभी एसेसिटी पूरी तरीके से अपीयर नहीं हुआ होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हवा में खुल चुकी थी और सोल वैली के सेंटर में एक पिंक ग्लो फैल चुका होता है। इससे जियान 0 आवर मार्केट से बाहर निकला, वो उस पिंक एनर्जी के संपर्क में आता है। उसके अंदर एक अजीब सी इचिंग होनी शुरू हो जाती है। इसे खुजली कहा जाए या फिर और कुछ, लेकिन अपनी सोल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और ध्युकी का इस्तेमाल करने के बाद भी ये सेंसेशन खत्म नहीं होती है। और तो और वो जैसे सोल वैली के कोर की तरफ बढ़ रहा था, ये इचिंग भी इंक्रीज हो रही थी, जैसे बार बार उसके शरीर में इनविजिबल नीडल्स चुभ रही हो। जनतांती मिसके बोलता डैम इट, अभी पेड़ की छाया में छिपते छिपते वैली की कोर की तरफ बढ़ रहा था। लगता है इसकी ऐसी हालत को देख के सोल्जर लॉर्ड को थोड़ी सी दया आ गई थी और बोलते हैं लिटिल गाय, ये एसएसएटी की सेल्फ डिफेंस टेक्निक है और तुम इसे आसानी से नहीं समझ सकते। जियान कहता है मास्टर अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या मैं उस एसएसएटी के पास पहुंच पाऊंगा, ये तो बात की बात है। ये खुजली पहले ही मेरी जान ले लेगी। हाउएवर ये शब्द उसके मुंह से भारी आए होते हैं, तभी म्यूइंग जो कि उसका दिल बन चुकी थी वो अचानक से तेजी से धड़कती है, फिर और तेज। इसमें से निकलने वाली वो हल्की सी डिवाइन वॉर्म एनर्जी जियान की उस खुजली को खत्म करने लगी थी। इस सेंसेशन को फील करके जियान आसमान की तरफ देख के बोलता है म्यूइंग। उसका हाथ अपने दिल पे गया था। उसे सोल फ्लेम हार्ट के अंदर एक प्यारी सी लड़की की झलक महसूस होती है। हाउएवर इसी पर जियान कुछ झाड़ियों को देख के बोलता है कौन है यहाँ पे। बज़ की साउंड के साथ रिलीज होती है उसकी सोल पावर, जो एक एनर्जी सरपेंट में बदल के शैडो की ऊपर टूट पड़ी थी। गूंजती एक क्रैश की साउंड। नेक्स्ट मोमेंट हम बुशेस से एक लड़की को बाहर आते हुए देखते हैं। वो स्माइल के साथ बोलती फेरी लैंड सोल पावर, मैंने एक्सपेक्ट किया था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि सोल टावर की वही सोंग लांगफेंग होती है, जिसने कुछ समय पहले उन सूखे पत्तों को हासिल किया होता है। जियान के एक्सप्रेशंस को डार्क होते हुए देख वो हाथ उठा के बोलती जियान गलत मत समझो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है। बोलो क्या ट्रेड करना चाहोगे। जियान भाई उठा के बोलता है ट्रेड। वो लड़की बताती है अर्थ अकेडमी के ऑर्डर्स आए हैं कि सेंट्रल टेरिटरी में उनकी किसी फोर्स को एसएसएटी की बैटल में हिस्सा नहीं लेना है, और अभी सेंट्रल टेरिटरी में बस 4 ऐसी फोर्सेस हैं जो उस इलाके में अंदर जा पा रही हैं। बाकी के सेक्ट फेल हो रहे हैं और एसएसएटी में भी पूरी तरीके से प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसके चारों तरफ जो पिंक पावर फैली हुई है वो एक गोलाकार की नदी जैसी बना चुकी है, जिसके अंदर कोई फिजिकल पावर काम नहीं करती, काम आती है बस सोल पावर। इसलिए जब मैंने सुना था कि तुम्हारी सोल पावर इमोर्टल लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुकी है, तो मैं बस यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आई थी। वेल डील ये है कि मैं तुम्हें उस डायरेक्टली ट्री के पास ले जाऊंगी और तुम मेरी उस एनर्जी रिवर को पार करने में हेल्प करोगे। तुम जाके खजाने किसके हाथ में लगने वाले हैं ये तब डिसाइड होगा। जियान इस ऑफर के बारे में काफी सोचता है, फिर नोट करके बोलता है डील एक्सेप्टेड, चलो रास्ता दिखाओ। जियान को समझ आ गया था कि डील उसके लिए काफी फायदेमंद थी, क्योंकि वो इस इलाके को जानता नहीं है। इस सोल वैली में अकेले ट्रैवल करना उसके लिए टाइम वेस्ट होगा और तो उसे कई खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं पे अगर उसके साथ सोंग लांगफेंग जैसी पावरफुल कल्टिवेटर होती है तो रास्ता आसान हो जाने वाला है। खैर आगे शूट होने से पहले सोंग लांगफेंग जियान को चेतावनी देती है कि उसे कोई ट्रिक नहीं करनी चाहिए। फिर एक्सट्रीम और लाइट में बदल के आगे शूट हो गई थी और जियान उसके पीछे जाता है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है जियान इस सोंग लांगफेंग से और भी इम्प्रेस होता जा रहा था। आखिरकार सोंग लांगफेंग बहुत चालाकी से सोल बीस की टेरिटरीज को अवॉइड कर रही थी। ऐसा लगता है इस पूरे एरिया के उसके पास एक परफेक्ट मैप हो। ये कुछ समय के बाद एक फ्लैट सी जगह पहुंचे थे और उसके बीच में होती गोलाकार की नदी और उस रिवर के ऊपर दिखाई देती एसएसएटी की पहली झलक, एक विशालकाय पिंक लाइट का क्लस्टर जो कि हवा में टिका होता है। यहाँ पे पहले से 3 लोग खड़े होते हैं और तीनों को ध्यान था उस लाइट ग्रुप के ऊपर जो कि अपने अंदर से एसएसए पावर को रिलीज कर रहा होता है। जियान हल्की आवाज में कहता है एसएसएटी। उसे भरोसा हो चुका था कि पिंक लाइट ग्रुप असल में रियल एसएसएटी है, बस ये पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर उस चीज के पास पहुंचना चाहता है तो पहले दोनों को मिलकर इस रिवर की मिस्ट्रीज को सॉल्व करना होगा। सोंग लांगफेंग और जियान जिस फ्लैट टाउन पे पहुंचे थे वहाँ पहले से एक टॉल लेकिन काम एक्सप्रेशन वाला व्यक्ति खड़ा होता है। इस नौजवान ने अपने पीठ पे तो बड़े बड़े हैमर्स को बांध रखा था। जब उसकी नजरें जियान के ऊपर जाती हैं वो पूछता है लांगफेंग ये कौन है। हालांकि भले जियान की प्रेजेंस बहुत ज्यादा
पावरफुल फील नहीं होती हो, लेकिन जो भी उसकी आंखों की शार्प लाइट को देखता था उसे समझ में आ जाता था कि ये लड़का बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। लैंगफेंग कैजुअल आवाज में बोलती है जियान है। खैर भले ही उसके शब्द काफी कैजुअल रहे हों, लेकिन जब ये उसके होठों से बाहर जाते हैं, पास ही में खड़ा एक और बंदा जिसका नाम होता है चीजी वैन, वो अपनी भौहें से कोड़ लेता है और उसकी आंखों में एक हेट्रेड नजर आती है। ये जियान को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके 1000 टुकड़े करना चाहता हूँ, और ये हॉस्टिलिटी जियान तुरंत ही महसूस करता है। वो हम करके बोलता है इसका ऑरा ये बिल्कुल उस चिंग यंगन जैसा है। सोंग लैंगफेन भी हल्की आवाज में जियान को चेतावनी देते हुए बोलती है ये चीजी वैन, जियान इसे भी मैंने इनवाइट किया है जिससे इस रिवर के रहस्यों को सुलझाया जा सके, इसलिए तुम इसे छूना भी मत, क्योंकि तब यहाँ पे सब तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगे। सोंग लैंगफेंग को अच्छे से पता होता है कि चिंगन पवेलियन और ब्लड फ्लेम से एक साथ में चलते हैं। वही भी चिंगन पवेलियन के साथ जियान ने जो किया उसकी कुछ कीमतों से चुकानी होगी। वो चीजी वैन एक कोल्ड स्नॉट करता है, फिर वो जियान के ऊपर से अपनी नजरें हटा लेता है। इनके सामने सबसे पहली परेशानी होती है रिवर, जो इन्हें एसेसिया ट्री के पास पहुंचने से रोक रही थी, और बाकी चीजें सब बाद में देखी जाएंगी। बेसिकली अभी चारों ही लोग होते हैं जो सेंट्रल टेरिटरी की यंगर जनरेशन के सबसे खतरनाक टैलेंट को रिप्रेजेंट करते थे। ये एक्सपर्ट थे जो कि लेट से 4 स्टार 2 चांद तक के मॉन्स्टर्स को अपने सामने नेस्तनाबूद कर चुके थे। ऑफ कोर्स एसेसिया ट्री की खबर सुन के सेंट्रल रीजन के और भी डिसाइपल्स दौड़े चले आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं इन चारों के फिगर्स को, इन्हें अपनी दुम दबा के पीछे लौटना पड़ता है। क्या चारों की नजरें उस लाइट ग्रुप के ऊपर टिक जाती हैं। ये जब तक इस सर्कुलर रिवर को हल नहीं करते जो इनका रास्ता रोक रही है, उस एसेसिया ट्री को तब तक एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। खासकर नदी इतनी ज्यादा अजीब होती है कि जो भी कल्टिवेटर इसके संपर्क में आया करता था उसकी मौत हो जाती है, चाहे बॉडी हो या फिर सोल, सब कुछ डिसइंडिकेट हो जाया करता था। वो चीज जीवन जो भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फाइनली अपनी जी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बोलता है बस एक लेट से 3 स्टार दोषण आखिर कर क्या लेगा। ये सुन के सोंग लैंगफेंग समझ जाती है कि चीजें खराब होने वाली हैं। वो गुर्रा के बोलती चुप रहो। वो जानती थी कि भले ही जान की कल्टिवेशन कम हो, लेकिन उसकी सोल पावर ये यहाँ पे सबसे टेरिफाइंग थी। खैर वो इस चीज जीवन पे ध्यान न देते हुए सोंग लैंगफेंग से बोलता है ये रिवर सच में वियर्ड है। सोंग लैंगफेंग के एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस होते हैं। वो बताती इस रिवर में कोई ऐसी चीज छिपी हुई है जो सब कुछ सॉल्व कर लेती है, चाहे कोई किसी ट्रेजर का इस्तेमाल करे या फिर किसी एस्केप टेक्निक का। वो उस छोटे से आइलैंड तक पहुंच नहीं पाते हैं। जन को सोचने के बाद उस रिवर के किनारे पहुंचता है। ये नदी पूरी तरह से गोल थी और अंदर का आइलैंड भी लगभग 10 मीटर का रहा होगा। इसके साफ पानी होने के बावजूद भी जन इसकी गहराई नहीं दे पाता। नीचे बैठ के वो एक्टिवेट करता है अपनी सोल पावर को। जैसे उसको सोल परसेप्शन पानी की सतह को छूता है, उसके कान में कुछ डोंग 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 की आवाज आती है। जन चौंक गया था जब वो खड़े होकर रिवर की सरफेस पे देखता है। उसे कुछ रेतीले क्रिस्टल्स तैरते हुए दिखाई दिए थे। हाउएवर जैसे वो पीछे हटा था वो आवाजें गायब हो जाती हैं। जन के चेहरे पे आती है स्माइल। वो कहता है इंटरेस्टिंग। तभी लॉन्गफेंग पूछती क्या कुछ मिला। जन एक्सप्लेन करता है कि इस नदी को हराने के लिए हमें ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पे ट्रेक लगानी होगी। उसकी नजरें जाती चीज जीवन के ऊपर। फिर जन अपने चेहरे पे इविल स्माइल को लेके बोलता है वेल मुझे यहाँ पे एक फायर एट्रीब्यूट के पावर हाउस की जरूरत है। ये चीज जीवन जन की शिकारी वाली नजरें देखता है। वो कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। जन तुरंत ही काउंटर करता है कि मेरी ऐसे 3 स्टार दोषान से तो तुम्हें किसी भी तरीके का डर नहीं लगना चाहिए, राइट। चीज जीवन अपनी दांती मीस लेता है। वो बोलता है चाहिए क्या तुम्हें। जन इशारा करता है उस नदी की तरफ। वो कहता है इस रिवर के अंदर एक सोल बीस्ट है और हमें फ्लेम और सोल पावर को मिला के उस सोल बीस्ट को बाहर निकालना होगा। उसकी बात को सुनकर चीज जीवन की इंस्टिंक्ट चीखने लगती है। ये कोई मामूली खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि जियान के अलावा वही एक फायर एट्रीब्यूट का कल्टिवेटर था, अब उसके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं होता है। वो कहता है याद रखना अगर तुम झूठ बोले तो यहाँ पे 4 पावरफुल लोग मौजूद हैं और तुम्हारी तरफ कोई नहीं है। जियान अपनी आंखें बंद करके बोलता है चलो। फिर उसके स्पिरिचुअल पैलेस में से एक सोल एनर्जी वेव रिलीज होती है। स्पेस झंझनाना शुरू कर देता है और चीज जीवन में रिलीज करता है अपनी फ्लेम की पावर को। उन फ्लेम के साथ जियान की पावर रिवर में चली जाती है। समय आगे गुजरता है 10, 20, 30, 40 सेकंड। हम इस अब तक शांत रहने वाली रिवर में से एक हल्की सी मूवमेंट को देखते हैं, लेकिन चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। टाइम गुजरता है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर 15 मिनट। जैसे टाइम पास हो रहा था हम जियान के माथे को पसीने से ढकते हुए देखते हैं। वो चीज जीवन भी फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है ये लड़का ये हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी सोंग लैंगफेंग की आंखें नैरो हुई थी। उस रिवर के अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे जियान की पावर ऊपर खींच रही होती है। लैंगफेंग बोलती है शिश। वो चीज जीवन और कुछ बोलने वाला था, तभी शांत सी नदी में से गूंजती एक तेज क्रैश की आवाज, फिर कुछ ब्लब 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 की आवाज के साथ बुलबुले बनने लगे थे। ये कुछ ऐसा होता जैसे कोई एंशिएंट डीमन जाग रहा हो। काफी जल्दी इस पूरे एरिया में हड्डियों के सड़ने की महक फैलने लगती है। पानी 10 मीटर ऊपर चलने लगा था। कुछ और क्रैशिंग साउंड के साथ उसके अंदर से एक विशाल
चाल का प्राणी बाहर आता है। जब पसीने से ढका हुआ जियान इस क्रीचर को देखता है वो तुरंत ही कदम पीछे लेके बोलते हैं अटैक। अब इसकी बॉडी का और एकदम कमजोर दिख रहा था, जैसे वो सच में थक गया हो, लेकिन असल में इस क्रीचर को बाहर लाना जियान की चाल थी। आखिरकार जैसे ही क्रिस्टल प्राइमोर्डियल बीस्ट बाहर आया है, इसे हराने की जिम्मेदारी इन चारों 4 स्टार मिर्शा दोशान के कंधों पे आ चुकी है। ये बेसिकली जियान की फ्री लेबर थे। वो आइस फायर मेंशन का कोंगन इस एंटिटी को देख के एकदम चौंक गया होता है। वो कहता है क्रिस्टल प्राइमोर्डियल बीस्ट। खुद आइस और वाटर का एक्सपर्ट होने की वजह से कोंगन की स्ट्रेंथ भी टेरिफाइंग होती है, लेकिन कदम अब उसके भी थरथराने लगते हैं। सोंग लैंगफेंग की कोल्ड आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है। फिर वो जियान की डायरेक्शन में देख के बोलती है बहुत अच्छी, ये एक म्यूटेटेड सोल बीस्ट है जो 4 स्टार दोशान लेट से की स्ट्रेंथ के बराबर है। क्योंकि अब इस लड़के की वैल्यू खत्म हो चुकी है तो ऐसा ट्री बस हमारा होगा। वेल जैसा कि लड़की ने बोला था, ये क्रिस्टल प्राइमोर्डियल बीस्ट एक म्यूटेटेड सोल बीस्ट था। ये नॉर्मली अपने आकार को छोटा करके पानी की गहराई में छिपना पसंद करते हैं। हाउएवर सोल पावर ऑफ फ्लेम की हेल्प से इन्हें बाहर निकाला जा सकता है। इस क्रीचर की पूरी बॉडी क्रिस्टल से बनी होती है, जिससे चारों तरफ पैनी पैनी रोशनियां फैलती हैं। अभी वो क्रिस्टल बीस्ट एकदम फ्यूरियस था। वो अपने सिर को उठा के हो की आवाजों के साथ तेजी से दहाड़ मारता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन इंसानों ने उसे कैसे ढूंढ लिया। कैसे एग्रेसिव होते हुए देख चारों कल्टिवेटर्स हेजिटेट नहीं करते। ये लॉन्च करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को। कोई कहता है आइस फायर नाइफ तो कोई कहता है सोल हेवन हैंड, और वो सोल जीवेन बोलते हैं ब्लड फेम हेवन फिंगर। वहीं पे भारी भरकम सा बंदा बोलता है मीटरॉइड फेस्ट। जब ये फाइट करना शुरू कर देते हैं जियान चुपचाप से पीछे जाके रिकवर करने लगता है, लेकिन उसकी नजरें इस बैटल के ऊपर से हटती नहीं है। जियान अच्छे से फील कर पाता है कि इन चारों के अटैक्स एकदम कोऑर्डिनेटेड है, जो सच में इफेक्टिव साबित होने वाले हैं। ऑफ कोर्स कम तो प्राइमोर्डियल क्रिस्टल बीस्ट भी नहीं था। जैसे वो अपने पंजों को सामने से स्लैश करता है, स्पेस को 3 हिस्सों में फाड़ के एक एनर्जी बैंग 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 की आवाज के साथ उन अटैक से टकरा जाती है। सोंग लैंगफेंग अपनी सोल पावर को फैला के एनालाइज करती है। वो कहती है इसके डिफेंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी पीछे बैठा जियान हल्की आवाज में कहता है अगर इसे हराना चाहते हो तो ऐसा सिर्फ सोल पावर और फ्लेम से होगा। चीज जेवनी सुन के धाड़ के बोलता है डैम यू। अब उसे समझ में आ रहा था कि जियान ने गलत बात नहीं की थी, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं है। बेसिकली इस बीस्ट को हराने वाली पावर्स उसके और सोंग लैंगफेंग के पास ही होती है। खैर लड़की लैंगफेंग हेजिटेट नहीं करती, वो सीधा हैंडसीज को चेंज करने लगी थी। क्रैक 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 की साउंड के साथ उसके चारों तरफ का स्पेस फटता है और फैलती एक इनविजिबल वेव। वो कहती है चलो। वो चीज जेवनी अपनी फुल फ्लेम पावर को रिलीज करता है। इन सब को पूरी तरह से बिजी करने के बाद अब जियान के पास समय था कि वो इस आइलैंड पे पूरा ध्यान दे सके। वो जगह जहाँ पे एसएससी ट्री अपीयर होने वाला था, वहाँ वो पिंक लाइट के क्लस्टर बस कुछ मीटर चौड़े होते हैं। इनके अंदर वो लव सिकनेस की पावर थी, जिसे हम बोलते हैं एसएससी। इसके सामने जियान की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। खैर अभी सवाल ये है क्या जियान बस एक अपोनेंट का सामना नहीं कर रहा, वो फेस कर रहा है टोटल 4 अपोनेंट्स जो कि 4 स्टार दोशान से ऊपर की स्ट्रेंथ को रखते हैं। क्या इनके होते हुए वो सच में उस ट्री तक पहुंच पाएगा? ये हमें स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। हम इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगले पार्ट में एसएससी ट्री होगा फाइनली अपीयर। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ खजाने होते हैं वो ऐसा हो नहीं सकता कि गार्डियंस ना हो। सो अब बेसिकली वही मामला होगा जैसा अब तक हमने द्विकी कॉन्टिनेंट में देखा है, खासकर जब जियान बोधिसत्व ट्री के पास गया था। अगर आपको भी वो मोमेंट्स याद है तो आपने सच में चीजों को मिस नहीं किया है। खैर अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपसे कोई एपिसोड मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और तो चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। अगर आप चाहते हो कि एपिसोड्स के रिलीज होने से पहले आप उन्हें देख पाओ तो आप डेफिनेटली उसका हिस्सा बन सकते हो। वहीं पे जो मेंबर्स हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हो वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर से ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, जो उनका बटन चैनल के होम पेज में सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आप उसे टैप करके सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। सो हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में।